राजेश हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास आया करता था। एक दिन उसके नाना घर में बातें कर रहे थे। सुना है आज हमारे गांव का एक आदमी नदी पार गया था खजाने की तलाश में हीरापुर वाले बंगले में, लेकिन वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं उस बंगले में भूत रहते हैं। इतने में राजेश वहाँ आ जाता है। नाना जी, क्या वाकई में नदी के पार भूत रहते हैं? अरे नहीं बेटा, हमारे गांव वाले ऐसा कहते हैं। तू अभी छोटा है, ये बातें नहीं समझता, पर तू कभी वहाँ मत जाना, ठीक है? थोड़े दिन बाद राजेश अपने घर शहर लौट जाता है। एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके नाना नानी अपने गांव से वापस ले आते हैं। नाना नानी बहुत गरीब थे, जैसे तैसे अपना घर चलाते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। समय बीतता गया और राजेश बड़ा हो गया। एक दिन उसकी नानी ने कहा, बेटा राजेश, अब तुम शादी कर लो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। राजेश की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद उसके नाना नानी का स्वर्गवास हो जाता है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो नाव चलाता है। एक दिन वापसी के दौरान नदी के पार उसे एक चमकता हुआ घर दिखाई देता है। अरे क्या ये वही मायावी बंगला है जिसके बारे में नाना नानी कहते थे? लेकिन मैं तो रोज यहाँ से निकलता हूँ, ये मुझे आज ही क्यों दिखाई दिया? राजेश बंगले के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा स्वागत है राजेश, मैं सोने का बंगला हूँ। अगर तुम इस बंगले में अपने घर की 10 साल पुरानी कोई भी चीज लाओगे तो मैं उसे सोने में बदल दूंगा। अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी बंगला? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं बस उसी को दिखाई देता हूँ जो बिना किसी लालच के मेरी मदद करता है। तुमने बहुत से लोगों की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजेश तुरंत अपने घर जाता है। अपने घर से पुरानी चीजें लेकर आता है। वो चीजें मायावी घर में रखते ही सोने की हो जाती हैं। अब वो रोज ऐसा ही करने लगा। राजेश अब बहुत लालची हो चुका था। धीरे धीरे राजेश काम पर जाना बंद कर देता है। घर का पुराना सामान भी खत्म हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, देखो हमारे पास कोई पुराना सामान तो नहीं रहा। तुम एक काम करो, पड़ोस के किसी घर से कुछ पुराना सामान चोरी करके ले आओ। मैं उसे सोने का बनाकर ले आऊँगा ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। अगले दिन राजेश की पत्नी पड़ोस के यहाँ से कुछ पुराना सामान चोरी करके लाती है। राजेश खुशी खुशी अपनी पत्नी के द्वारा चुराए हुए सामान को लेकर मायावी बंगले में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो सामान रखता है, लेकिन सामान सोने का नहीं होता। मायावी बंगला कहता है, राजेश, अब तुम लालची हो चुके हो। आज तुमने और तुम्हारी पत्नी ने चोरी की। तुम्हारा मन अब मैला हो चुका है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। राजेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। बत्तख के सोने के अंडे। धनिया एक मछुआरा था। वह रोज मछलियाँ पकड़ता और अपना गुजारा करता। एक दिन मछलियाँ पकड़ते हुए उसने देखा कि एक बत्तख बहुत परेशान है। तुम मुझे काफी उदास और परेशान लग रही हो, भला क्या बात है? हाँ, मैं परेशान हूँ और इसका कारण तुम हो। क्या? मैं? हाँ, तुम रोज यहाँ आते हो, मछलियाँ पकड़कर ले जाते हो, कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर तुम सारा ध्यान मछलियों पर रखते हो। मुझे लगता है तुम बहुत मतलबी हो। तुम्हें इन्हें मारकर बेचना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें उससे धन मिलता है। तुम्हें दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा नहीं है। तुम अगर सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। अरे तुम तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, पर क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है और पैसे कमाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। बत्तख मुस्कुराती है और धनिया के साथ दोस्ती कर लेती है। अगले दिन धनिया फिर दोबारा मछलियाँ पकड़ने आता है। उस दिन वो बहुत परेशान था। क्या हुआ? आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हूँ।
मेरी माँ बहुत बीमार है और जानती हो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मगर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊं, शादी करूं या अपनी माँ की दवाई लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो। बत्तख के पास बड़े बड़े 2 सोने के अंडे थे। उसने वो अंडे तानिया को दे दिए। अरे ये क्या, सोने के अंडे? ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये मेरे अंडे हैं। क्या तुम जानते हो, मेरे पास हर साल कई सोने के अंडे होते हैं जो मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। और फिर अभी कल ही तो हम दोस्त बने हैं। तुमने अपनी दोस्ती निभाई अपने दिल की बात मुझे कहकर। इसी तरह मैं भी अपनी दोस्ती निभा रही हूँ तुम्हारी मदद करके। ये अंडे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं ये अंडे नहीं ले सकता। मैं दोस्ती को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो। तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो और इसमें मदद कैसी? तुम भी तो मेरी कितनी मदद करते हो। मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए तुम रोज मुझसे मिलने आते हो ना? हाँ, आता तो हूँ। तो फिर हम दोनों दोस्त हुए। जाओ, ये अंडे ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी बहन की अच्छे से शादी करना। मगर याद रहे, कल मुझसे मिलने आना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तुम आज तक की मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो बत्तख, सबसे अच्छी दोस्त। 2 शैतान चूहे। बबलू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग ज्यादातर उसी से अनाज खरीदा करते थे। बबलू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी नजर बोरियों के पीछे गई। उसने देखा 2 बड़े बड़े चूहे एक के पीछे दूसरा भाग रहा है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? भाई मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं इन चूहों को आज ही भगा देता हूँ, कहीं मेरा अनाज तहस नहस न कर दें। बबलू अंदर जाकर दुकान में देखता है कि जगह जगह अनाज की बोरियां फटी पड़ी हैं और उनमें से अनाज गिर रहा है। हे भगवान, ये सब कब हुआ? इतना सारा नुकसान कर दिया इन चूहों ने। मुझे कुछ करना होगा। जल्दबाजी में बबलू ने एक डंडा उठाया और दोनों चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा, मगर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर बबलू अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी दुकान में इतने बड़े बड़े चूहे। अरे ग्राहक देखेंगे तो मेरे यहाँ से सामान लेना भी बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। भला इन चूहों को मैं कैसे पकड़ूं? क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई, किसी को कहना मत। 2 बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में घुस गए हैं। अब तुम ही बताओ, इन चूहों को यहाँ कैसे रहने दूं? आज मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, इन चूहों को दुकान से कैसे बाहर निकालूं? इन शैतान चूहों ने मेरी दुकान की हालत खराब कर दी है। अरे भाई साहब, परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? चूहों को बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। आप अगर इन्हें रोज एक मोतीचूर का लड्डू देंगे तो ये केवल उसे ही खाएंगे और आपके अनाज की रक्षा भी करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बबलू ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक बड़ा सा मोतीचूर का लड्डू चूहों के लिए रख दिया और उन्हें कहा, अरे तुम जो भी हो, ऐसे ही लड्डू रोज रखूंगा। मेरे अनाज की रक्षा करना और जी भरकर लड्डू खाना। ऐसा कहते ही दोनों चूहे आकर लड्डू खाने लगे और एक चूहे ने बबलू से कहा, आपका शुक्रिया, आज के बाद आपकी बोरियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे। हमारे होते हुए आपकी दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह बबलू और चूहों में दोस्ती हो गई। गर्भवती बकरी।
कृष्णापुरम गांव में एक बकरी पालने वाला रामू रहा करता था। उसके पास बहुत सारे बकरियां थे। वह उस गांव में एक अकेला ही बकरी का दूध बेचता था। रामू रोज सुबह और शाम बकरियों को लेकर चराने पास ही एक जंगल में लेकर जाता था। रामू के पास एक बकरी थी जिसका नाम सीता थी। सीता बहुत दिनों से उदास बैठी थी और कुछ खाती पीती नहीं थी। तभी रामू ने गांव के वैद्य को बुलाया और सारी बात बोला। अरे वैद्य जी, मेरी सीता कुछ दिनों से कुछ खा भी नहीं रही है और उदास बैठी है, जरा देखो तो। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। अरे रामू, मुबारक हो, सीता अब गर्भवती है, इसीलिए वह उदास बैठी है। अगर तुम इसका देखभाल ठीक से करोगे तो वह फिर से अच्छी हो जाएगी। तब से रामू सीता की अच्छी देखभाल करने लगा। एक दिन जब रामू सभी बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल गया, तभी सीता घास की तलाश में कुछ दूर आगे निकल जाती है। रामू उसे बुलाता है, लेकिन वह बिना सुने आगे निकल जाती है। इतने में वहां पर बहुत जोर से बारिश होने लगी। तभी रामू सभी बकरियों को लेकर घर आ जाता है, लेकिन आते ही उसे पता चलता है कि सीता वहां पर नहीं है। वह तुरंत उसे ढूंढने जंगल वापस जाता है, लेकिन वहां पर सीता नहीं थी। इतने में सीता को जंगल में एक कसाई वाला दिखाई देता है और ऐसा सोचता है, अरे ये बकरी इधर कैसे? ये तो गर्भवती भी लगती है। मैं इसे लेकर जाता हूँ। जब यह बकरी को जन्म देगी तब मैं इन दोनों को काट कर बेच डालूंगा। मैं कसाई जी, ऐसा मत बोलो, मुझे लेकर मत जाओ। मुझे मेरे मालिक रामू के पास जाना है, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं कसाई ने उसकी बात नहीं सुना और सीता को लेकर उसके घर लेके गया और उसे एक पेड़ से बांध लिया। जब भी कसाई खाने के लिए घास देता है, सीता उसे नहीं खाती, इसीलिए वह कसाई सीता को बहुत मारता था। कसाई जी, मैं मुझे मत मारो। मैं आपसे खाऊंगा और आपको दूध भी दूंगा। आप उसे बेचकर कुछ पैसा भी कमा लेना। मैं कसाई ने ऐसा सोचा कि बकरी जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक दूध बेचकर कुछ पैसा कमाऊंगा। कुछ दिन ऐसा ही किया। एक दिन जब कसाई गांव में दूध बेचने के लिए गया, तभी रामू उसे देखता है। रामू उस कसाई का पीछा करता है और उसका घर पहुंचता है। तब वहां पर सीता को बंधा हुआ देखकर घबरा जाता है। अरे वो कसाई, ये बकरी मेरा है, तुम इसे चुरा कर यहाँ लेके आए हो, इसे मुझे अभी दे दो। अरे तुम कौन हो? ये बकरी मेरा है, ये मुझे जंगल में मिली है। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये बकरी तुम्हें कहाँ और कैसे मिली है। अभी तुम मुझे मेरे सीता को नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वह कसाई घबरा कर सीता को दे देता है और उस तरह सीता और रामू खुशी खुशी घर चले जाते हैं। कुछ ही दिन में सीता एक सुंदर सी बकरी को जन्म देती है।